संस्कृतम भारतम के अंतर्गत तर्क भाषा के अध्ययन के क्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। हम अगले 5 दिनों तक पुनः तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे और आप इस तर्क भाषा के अध्ययन में बड़े ही मनोयोग के साथ इनका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज अनुमान निरूपण प्रारंभ हो रहा है। प्रत्यक्ष को हमने पूरा कर लिया, आज से अनुमान निरूपण को प्रारंभ करेंगे। तो इस विषय में कुछ सामान्य बातें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रमाणों के अंतर्गत न्याय शास्त्र के विद्वानों ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण माने। इसमें से प्रत्यक्ष के पश्चात अनुमान आता है और ये अनुमान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रत्यक्ष है। माने प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान, यह पूर्ण भाग है दर्शन शास्त्र में। आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन, इन दोनों को तो कम से कम स्वीकार करते ही हैं। कौन कौन से को? प्रत्यक्ष को और अनुमान को। अगर केवल चार्वाक को छोड़ दिया जाए तो उसके पश्चात भारत में जो दर्शन विकसित हुए हैं उनमें ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो कि प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान को भी स्वीकार न करता हो। यानी प्रमाण कितने होते हैं इसमें तो मतभेद है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कुछ लोग कहते हैं। तो 8 तक जो प्रमाण है उनमें मतभेद है, होता है कि नहीं होता है। परंतु इन 2 प्रमाणों के संदर्भ में कोई मतभेद नहीं है। सब लोग ये मानते हैं कि ये 2 प्रमाण तो होते ही हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान का निरूपण करना भी हमारे लिए उतना आवश्यक है, क्योंकि सभी आस्तिक नास्तिक दर्शन के लोग उसको स्वीकार करते हैं। अब ये बात तो सही है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जो दृष्टिगोचर होता है उसमें जो कॉन्क्लूजन, जो निष्कर्ष प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है उसको प्रबल कहते हैं। ये तो बात सही है। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों मान्य हैं, परंतु अगर किसी भी वस्तु के ज्ञान में दोनों प्रकार के प्रमाणों का प्रयोग किया जाए और इन दोनों प्रकार के प्रमाणों के अंतर्गत यदि प्रत्यक्ष से जो बात निकलती है उसको ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुमान से जो बात निकलती है वो नहीं, अपितु प्रत्यक्ष से जो बात निकलती है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थिति यह है कि कहीं कहीं पर केवल अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। परंतु अगर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों उपस्थित हों तो उन दोनों उपस्थिति की दशा में अगर कंक्लूजन में भिन्नता हो, निष्कर्ष में भिन्नता हो, तो प्रत्यक्ष वाला जो निष्कर्ष है वो मान्य होता है, अनुमान वाला निष्कर्ष मान्य नहीं होता है। लोग कहते हैं ना हस्तामलकवत, ये तो वस्तु हस्तामलक के समान जानी जा सकती है। तो हस्तामलक माने क्या? हस्तामलक माने हाथों में आंवला है। अगर किसी के आंखों के सामने हाथों में आंवला दिखाई पड़ रहा हो तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अनुमान करे कि आंवला इस प्रकार होता है, गोल होता है, कुछ पीले रंग का होता है, उसमें कुछ धारियां पड़ी होती हैं, इत्यादि बातों का अनुमान करे, तो अनुमान के संदर्भ में वो कहेगा कि अनुमान को छोड़िए, प्रत्यक्ष से अगर है तो अनुमान की क्या जरूरत। तो अनुमान नहीं होता, प्रत्यक्ष से उसका उदाहरण होता है। अनुमान और प्रत्यक्ष के दोनों के आने पर अनुमान से उदाहरण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनुमान से कुछ दूसरा निर्णय हो और प्रत्यक्ष से कुछ दूसरा निर्णय हो, तो न्याय शास्त्र कहता है कि तब अनुमान तो निर्बल हो जाएगा, प्रत्यक्ष से जो निर्णय होगा वही मान्य होगा, प्रत्यक्ष से जो निर्णय होगा मान्य होगा। और उस दशा में अगर अनुमान कोई दूसरा निर्णय देता है तो उसके लिए बाधित विषय नाम का हेत्वाभास बनाया गया है। उस हेत्वाभास के अंतर्गत उसको डाल दिया जाएगा। अगर प्रत्यक्ष और अनुमान में मतभेद हो तो प्रत्यक्ष मान्य होगा और अनुमान वाला बाधित विषय नामक हेत्वाभास में चला जाएगा। आपको एक हंसी की बात बताऊं, अनुमान के द्वारा अग्नि को ठंडी सिद्ध कर देते हैं।
आपने पढ़ा होगा अभी अभी बाधित विषय नाम के उदाहरण में ये लिखा हुआ है, अग्निरनुष्ण कृतकत्वात्, है ना गजब। अनुमान से तो अग्नि ठंडी सिद्ध हो जाती है, परंतु भगवान की दया है कि अग्नि मेरे पास रखी है, उसको मैंने देखा कि वो गर्म होती है। तब न्याय वाले मान जाते हैं कि नहीं नहीं अग्नि तो गर्म होती है। नहीं तो अगर प्रत्यक्ष न होता तो अनुमान वाले कहते हैं अग्नि ठंडी होती है। अनुमान से तो ठंडी सिद्ध हुआ है, तर्क भाषा में लिखा है। तर्क भाषा में बाधित विषय नाम को आप देखिएगा, उसी में तर्क भाषा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाधित विषय का जो उदाहरण है ना, उसमें लिखा है अग्नि अनुष्ण कृतकत्वात्, अग्नि अनुष्ण होती है कृतक होने के कारण से। तो अनुमान से तो ठंडी सिद्ध हो गई वो, परंतु धन्यवाद इस बात का है कि हम अपनी त्वचा से अग्नि को गर्म प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो उससे हम इस बात से बच जाते हैं कि अग्नि ठंडी होती। खैर छोड़िए, हमारा ये कहना था कि अगर अनुमान और प्रत्यक्ष के संदर्भ में यह बात सिद्ध हो कि कौन प्रबल है, प्रत्यक्ष वाला, तो प्रत्यक्ष वाला जो निष्कर्ष होगा वो प्रबल होगा और अनुमान वाला प्रबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान के संदर्भ में वो सिद्ध होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस अनुमान का मौलिक अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि अनु उपसर्ग है और मा धातु है, उससे करण में करणाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट् प्रत्यय होता है। अनु उपसर्ग मा धातु, उससे करणाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट् प्रत्यय होता है। तो करण में ल्युट् प्रत्यय हुआ है, इसलिए विग्रह होता है अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, ऐसा विग्रह होता है। अनुमीयते अनेन, यहाँ पर डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी हैं, मनिंद्र शास्त्री जी हैं और डॉक्टर गौतम गौड़ जी हैं, डॉक्टर प्रियंका जी हैं। सबका स्वागत है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप इस प्रकार मेरी सम्मति देंगे तो उत्साह बढ़ता है। बहुत स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर अनुमीयते अनेन विग्रह होता है, क्योंकि ल्युट् प्रत्यय करण में हुआ है। तो अनुमीयते अनेन माने अनुमान जिसके द्वारा किया जाए उसको अनुमान कहते हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि अनु अलग है और मान अलग है, और अनु शब्द को पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाए, तब होगा मानस्य पश्चात अनुमानम। तो उसमें अव्यय विभक्ति सूत्र से पश्चात अर्थ में समास होगा तो अनुमानम बनेगा। तो मैंने दो प्रकार से आपको सिद्धि बताई, या तो अनु उपसर्ग मा धातु करण में ल्युट् प्रत्यय अनुमानम, अथवा अनु अलग मानम अलग, उनका दोनों का अव्ययी भाव समास, है ना। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा एमए की परीक्षाओं में आप इसको लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। अनुमीयते अनेन, जिसके द्वारा अनुमान किया जाए, जिसके द्वारा किया, यथार्थ प्रमाण जिसके द्वारा किया जाए उसको अनुमान कहते हैं। तो अब यहां पर अनु लगाया गया है, अनु माने पीछे, तो किसी के पीछे यथार्थ अनुभव किया जाए, माने कोई अन्य प्रमाण से किसी को जाना गया है और जानने के पश्चात हम पुनः अन्य उपाय से यथार्थ अनुभव कर रहे हैं। तो सीधे सीधे नहीं, बल्कि किसी के पीछे यथार्थ अनुभव किया जाए। तो किसके पीछे? तो कहा जाएगा प्रत्यक्ष के पीछे। तो यहां पर दो चीजें होती हैं, साध्य और साधन। तो साध्य और साधन को पहले प्रत्यक्ष कर लिया जाता है और बार बार कर लिया जाता है, और बार बार करके उसमें व्याप्ति का निर्धारण कर दिया जाता है। जब इतना काम हो जाए तो अनुमान का क्रम आता है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? जब प्रत्यक्ष के द्वारा साध्य और साधन को देख लिया जाए और बार बार देख लिया जाए, और बार बार देखने के पश्चात उसमें व्याप्ति का निर्धारण कर लिया जाए, तो यह प्रत्यक्ष हुआ। इतना करने के बाद अनुमान का क्रम शुरू होता है। इतना करने के बाद जब पर्वत में देखते हैं तो वहां पर तब अनुमान का क्रम शुरू होता है। तो पहले प्रत्यक्ष हुआ, किनका प्रत्यक्ष हुआ?
दोनों का, साध्य का भी और साधन का भी। साध्य और साधन का भूतकाल में पहले प्रत्यक्ष हुआ, तब पर्वत में वर्तमान काल में केवल साधन के प्रत्यक्ष से साध्य का अनुमान किया जाता है। तो क्या अनिवार्यता हुई? अनिवार्यता हुई साध्य और साधन का पहले प्रत्यक्ष करना अवश्यम भावी। साध्य और साधन की व्याप्ति का, प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का निर्धारण कर लेना अवश्यम भावी। उसके बाद आया तो अनु हो गया ना। अनु माने पश्चात। किसके पश्चात? प्रत्यक्ष के पश्चात। क्या प्रत्यक्ष से क्या देखा गया? साध्य और साधन। और क्या देखा गया? उन दोनों की व्याप्ति। तो साध्य और साधन की व्याप्ति के प्रत्यक्ष के पश्चात इसके द्वारा यथार्थ अनुभव होता है, इसलिए इसमें अनु लगा दिया गया है, माने इसके पश्चात यथार्थ अनुभव होता है। इसलिए अनुमान का यह व्युत्पत्ति मूलक अर्थ होता है। और यह बात स्पष्ट है, मेरा अनुमान है कि आज वह आएगा, तो यहां पर वह आना यह लगभग कल्पना जैसी है, उसका आना लगभग कल्पना जैसी है। तो इस अर्थ में अनुमान का प्रयोग यहां पर नहीं है, कल्पना जैसा नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं इन्फरेंस। इंग्लिश में जो इन्फरेंस होता है ना, वो लगभग कल्पना जैसा होता है। तो इन्फरेंस जो है वो उस ढंग का अनुमान यहां पर नहीं है। यहां पर तो अनुमान का अर्थ है कि यथार्थ अनुभव होता है, बिल्कुल सही, पक्का। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष के द्वारा यथार्थ अनुभव होता है, उसी प्रकार से पक्का और यथार्थ का अनुभव अनुमान के द्वारा होता है। तो ये जो अनुमान शब्द है वो सामान्य हिंदी में जो अनुमान का प्रयोग होता है उससे, अथवा इंग्लिश में जो इन्फरेंस का प्रयोग होता है उससे कुछ ज्यादा पक्का है, कुछ ज्यादा बढ़िया है, और एक पिन पॉइंट करता है, एक वस्तु विशेष की ओर संकेत देता है कि यह निश्चय ही यथार्थ अनुभव को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए न्याय शास्त्र का विकास हुआ। न्याय शास्त्र के विकास के क्रम में, जैसा कि सूत्र में कहा था पहले, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन इत्यादि, तो वहां पर तो ये कहा है कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन इत्यादि सभी के लिए न्याय का प्रयोग हुआ। परंतु हम जब इतिहास देखते हैं उसका, जब इसका क्रमबद्ध विकास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो तर्क के लिए, लॉजिक के लिए अथवा अनुमान के लिए ही इसका प्रयोग ज्यादा हुआ। जब से भी इसका विकास चलना शुरू हुआ, इसके विकास के क्रम में बाकी प्रमाण, प्रमेय तो लगभग उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रमाण महत्वपूर्ण है, और प्रमाण में भी अनुमान महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा जो विषय है, उस विषय में ही उसने पिन पॉइंट किया और उसमें संपूर्ण शक्ति से उसका प्रयोग किया। इसीलिए न्याय दर्शन में तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन लिखा है, परंतु न्याय वात्स्यायन भाष्य के समय ही इसका जो भविष्य है वो लगभग निर्धारित हो चुका था। इसलिए न्याय वात्स्यायन भाष्य में इस न्याय दर्शन का नाम दिया गया अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी, और अन्वीक्षिकी का अर्थ लिखा कि प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा, यह अर्थ दिया गया। प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य, जो वस्तु प्रत्यक्ष के द्वारा पहले देखी गई, जो वस्तु आगम के द्वारा पहले देखी गई, उसका पुनः अनुमान की प्रक्रिया से ईक्षण करना, यथार्थ अनुभव करना, उसको कहते हैं अन्वीक्षा। तो यहां पर भी अनु का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि पहले प्रत्यक्ष आ चुका है, पहले आगम आ चुका है, इसलिए उसके पश्चात ही आया है, इसलिए यहां पर भी अन्वीक्षण का प्रयोग किया गया। तो न्यायवात्स्यायन भाष्य में कहा प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष और आगम से जिसका ईक्षण किया जा चुका है उसका पुनः ईक्षण करना, उसके पीछे ईक्षण करना, उसको बोला गया अन्वीक्षा। और तया प्रवर्तते इति अन्वीक्षिकी विद्या न्यायशास्त्रम। ये मैं न्यायवात्स्यायन भाष्य को कोट कर रहा हूं, इस प्रकार न्यायवात्स्यायन भाष्य में लिखा हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि अनुमान विद्या का वर्णन करने वाला है, ये बात न्यायवात्स्यायन भाष्य के युग में तय हो गई थी। अन्य विषय तो उतने गौण हैं, अनुमान विद्या सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए अन्वीक्षिकी नाम पड़ गया। अब आप कमाल देखिए, ये अन्वीक्षिकी जो शब्द है ना, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र आया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक श्लोक आया कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती।
ये एक श्लोक आया वहां पर। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये 4 विद्याएं हैं, एक आन्वीक्षिकी, दूसरी त्रयी, त्रयी माने वेद त्रयी, 3 वेद, और वार्ता, वार्ता माने वृत्ति, व्यापार विद्या, और दंडनीति माने राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। और आन्वीक्षिकी पहले कहा गया। तो विद्वानों ने और टीकाकारों ने वहां पर याज्ञवल्क्य की स्मृति में आन्वीक्षिकी का अर्थ किया है सभी दर्शन, सभी दर्शन, ये जनरल था। मगर यहां पर न्यायवात्स्यायन भाष्य ने जो आन्वीक्षिकी का प्रयोग किया तो वो पर्टिकुलराइज हो गया, वो एक विशेष को कहने लगा, सभी दर्शन नहीं, केवल ये वाले दर्शन। और ये वाला दर्शन भी क्यों? क्योंकि वो अनुमान को कहता है इसलिए। तो इस प्रकार से आन्वीक्षिकी का जो प्रयोग हुआ वह अनुमान विद्या के लिए प्रयोग हुआ। इससे पता चला कि न्यायवात्स्यायन भाष्य के समय इसके द्वारा अनुमान का प्रयोग ज्यादा चल गया था। और फिर आगे 12वीं 13वीं शताब्दी के पश्चात जो गंगोपाध्याय से नव विनय आया, नव विनय के समय तो बड़े विस्तृत रूप से और बहुत ही कठिन रूप से ये केवल अनुमान विद्या के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो अनुमान अथवा तर्कशास्त्र अथवा लॉजिक को हम इसके द्वारा जानते हैं। और वास्तव में लॉजिक का जिस तरह से विकास हुआ उससे बढ़िया विकास तो अन्य किसी ग्रंथ में पाया नहीं जाता है। लॉजिक का, तर्कशास्त्र का विकास न्याय शास्त्र के अलावा अन्य किसी भी शास्त्र में इतने समृद्ध रूप से, इतने बढ़िया रूप से नहीं पाया जाता है। हम आपको आगे चल करके थोड़ी समय में जो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न लॉजिक है, पाश्चात्य में जो लॉजिक चलती है उससे हम तुलना करके भी बताएंगे कि पाश्चात्य में अरस्तु ने अथवा बेकन ने जो लॉजिक बनाई थी उससे यहाँ वाली लॉजिक कैसे मिल जाती है, यहाँ वाली लॉजिक की में समतुल्यता किस प्रकार होती है, हम दोनों को एक दूसरे के रूप में किस प्रकार देख सकते हैं, ये हम आगे बताने वाले हैं। तो खैर यहाँ पर यह प्रकट हुआ कि आन्वीक्षिकी और तर्कशास्त्र का विकास क्रम से हो गया। तो अब इसको हम यहाँ पर तर्क भाषा के क्रम से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें कहा है कि लिंग परामर्शोनुमानम, अनुमान का लक्षण किया पहले, और उसमें कहा कि लिंग परामर्शोनुमानम, और अनुमान का विग्रह किया जो मैंने पहले किया था, ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, लिंग परामर्शेन चानुमीयते, लिंग परामर्श से अनुमान किया जाता है, अतः लिंग परामर्शोनुमानम तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रतिकरणत्वात्। तो वह धूमादि ज्ञान है वो अनुमिति के प्रतिकरण है। यहाँ पर 2 बातें कहीं, एक तो करण और दूसरा फल। तो अनुमान जो है वो करण है और उसका फल क्या है, उसका फल होगा अनुमिति। जैसे कि अन्यों में ये बात आती है, जैसे कि उपमान करण है और उपमिति उसका फल है, शब्द करण है और शाब्दबोध उसका फल है। तो अनुमान करण है, अनुमान के द्वारा अनुमान जब आ जाता है तो आगे फल आता है, तो यथार्थ ज्ञान का करण होता है। तो अग्न्यादि ज्ञानम अनुमिति, अग्नि का ज्ञान होना यह अनुमिति है और उसका करण है धूम इत्यादि का ज्ञान। तो आगे पूछते हैं कि लिंग क्या होता है और परामर्श क्या होता है, क्योंकि इस परिभाषा में लिंग परामर्शोनुमानम कहा गया है। तो लिंग क्या होता है और परामर्श क्या होता है, इस बात को यहां पर पूछा गया। तो उसका अर्थ दिया व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जो अर्थ को प्रतीत करावे, व्याप्ति के माध्यम से जो अर्थ को प्रतीत करावे उसको लिंग कहते हैं। जैसे धूमा अग्निर लिंगम, धूम अग्नि का लिंग है। तो जो लिंग है उसको हम न्याय की भाषा में हेतु भी कह सकते हैं, न्याय की भाषा में साधन भी कह सकते हैं। तो हेतु, लिंग, साधन ये सभी एक ही चीजें हैं। और जो वहनी है वो लिंगी है, वो साध्य है, वो हेतुमान है। तो एक तरफ लिंगी, साध्य, हेतुमान है वहनी, और दूसरी तरफ धूम को लिंग, हेतु, साधन में से किसी में पुकार सकते हैं। तो यहां लिखा कि धूम ये अग्नि का लिंग है, तथा ही
यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहाँ जहाँ पर धूम होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। साहचर्य का जो नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। तस्याम गृहीतायामेव व्याप्तौ धूम अग्निम गमयति अतो व्याप्ति बलेन अग्न्यनुमापकत्वात् धूम अग्निर्लिंगम। तो कहते हैं व्याप्ति के बल से वह धूम अग्नि की प्रतीति कराता है। तो व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण से धूम अग्नि का लिंग है। व्याप्ति माने क्या? व्याप्ति माने वह उसमें सदा मौजूद रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो उसको छोड़ दे। कल्पना के लिए एक डिब्बा ले लीजिए और उस डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा ले लीजिए, है ना। आजकल ऐसे होते हैं, एक बहुत बड़ा डिब्बा होता है, उसके अंदर छोटा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा, ऐसे मैंने बहुत देखा है। तो बड़े डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा ले लीजिए, तो छोटा डिब्बा जो है वो बड़े डिब्बे के एक हिस्से में रहता है और बाकी जो हिस्सा है वो तो उसमें बड़ा डिब्बा ही रहता है। मतलब बड़ा डिब्बा बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि वहां छोटा डिब्बा रहे और ना भी रहे। एक छोटे से स्थान में छोटा डिब्बा है, तो जहां पर छोटा डिब्बा है वहां पर छोटा डिब्बा है और जहां पर नहीं है वहां पर छोटा डिब्बा नहीं भी है। तो बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने क्या कहा आपको? बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो बड़ा डिब्बा है उसको बोलते हैं व्यापक और जो छोटा डिब्बा है उसको बोलते हैं व्याप्य। याद रहेगा आपको? जो बड़ा, आप लिख सकते हैं, जो बड़ा डिब्बा है उसको क्या बोलेंगे? व्यापक, और जो छोटा डिब्बा उसको क्या बोलेंगे? व्याप्य। तो स्थिति यह है कि छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे को नहीं छोड़ सकता, परंतु बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे को छोड़ सकता है। ये बात सही है कि नहीं? अगर सही है तो बताइए लिख के, ये मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? आप लोग लिख के बताइए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे को नहीं छोड़ सकता, परंतु बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे को छोड़ सकता है। ये बात आपको सही लग रही है? आपको सही लग रही है तो लिख के बताइए। मैंने क्या कहा आपको? छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे को नहीं छोड़ सकता, मगर बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे को छोड़ भी सकता है। अभी आपने किसी ने लिखा नहीं, आप लिख के बताइए बात कैसी लग रही है। तो जो नहीं छोड़ सकता वही पहचान बनती है, और जो छोड़ देता है उससे पहचान नहीं बनाया जाएगा। जो नहीं छोड़ सकता उससे दूसरे की पहचान बनती है। हम ये कह सकते हैं कि जहां ये डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी ने लिखा, बिल्कुल सही। तो आपने ये बात देखी, आनंद मोहन पाठक जी ने भी लिखा है जी, बिल्कुल सही आपने। तो छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब जहां जहां छोटा डिब्बा है वहां वहां बड़ा डिब्बा जरूर है, क्योंकि छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे को नहीं छोड़ सकता, परंतु बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे को छोड़ देता है। यह हो सकता है कि जहां पर बड़ा डिब्बा हो वहां छोटा डिब्बा ना हो, क्योंकि ऐसा खाली जगह भी तो है जहां पर कि छोटा डिब्बा नहीं है। तो जो छोटा डिब्बा है उसको बोलते हैं व्याप्य, और वही हेतु होता है, वही साधन होता है, वही लिंग होता है ना। हाँ, आपने निशी कुमार पांडे जी ने क्या लिखा? व्यापक बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा व्याप्य। वाह, ठीक, बहुत अच्छा लिखा। आप सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। निशिकांत पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लिखा आपने, है ना। तो जो छोटा डिब्बा है वो होता है व्याप्य, और उससे बड़े डिब्बे की पहचान बनती है। छोटा डिब्बा व्याप्य, और साधन, हेतु, लिंग, ये सभी छोटा डिब्बा होगा। छोटा डिब्बा क्या होगा? छोटा डिब्बा व्याप्य, साधन, हेतु, लिंग, ये सभी होगा। और बड़ा डिब्बा क्या होगा? बड़ा डिब्बा व्यापक, साध्य, हेतुमान, लिंगी, यह होगा। तो इस प्रकार से छोटे डिब्बे से बड़े डिब्बा पहचाना जाता है, माने साधन से साध्य पहचाना जाता है, माने लिंग से लिंगी पहचाना जाता है, माने हेतु से हेतुमान पहचाना जाता है। तो इस प्रकार
इस प्रकार यहां पर यही कहा गया कि व्याप्ति बलेन अग्न्यनुमापकत्वात् धूम अग्निर्लिंगम, व्याप्ति के बल से अनुमापक होने के कारण से धूम अग्नि का लिंग है। आगे कहा तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उसका जो तृतीय ज्ञान है वो परामर्श है। तो ये जो बात कही जा रही है वो स्वार्थानुमान के लिए है। दो प्रकार के अनुमान होते हैं, एक तो स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। तो जो स्वार्थानुमान है उसके लिए यहां पर बात कही जा रही है कि तृतीयम ज्ञानम परामर्श, जो तीसरा ज्ञान है वो परामर्श होता है। तो तीसरा ज्ञान कौन सा होता है? तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान वो होता है जबकि वो महानस में गया और महानस में जाके धूम और अग्नि को बार बार देखा, है ना। तो धूम और अग्नि को बार बार इतनी बार देखा कि उसको पक्का हो गया कि धूम जब होगा तो आग जरूर होगी, ये पक्का हो गया उसको। तो जब तक उसको ये पक्का ना हो जाए कि धूम और अग्नि साथ साथ रहती है, तब तक महानस में जो धूम को देखेगा वो प्रथम ज्ञान हुआ, उसको कहेंगे वो प्रथम ज्ञान हुआ, वो प्रथम ज्ञान हुआ। और उसके बाद फिर वह पर्वत में गया और पर्वत में जाकर के केवल धूम को देखा। पर्वत में जाके वहनी नहीं दिखाई पड़ी, पर्वत में जाके केवल धूम को देखा, तो उसको द्वितीय ज्ञान कहेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? महानस में जो धूम और वहनी दोनों का प्रत्यक्ष है और व्याप्ति बोध है उसको प्रथम ज्ञान कहते हैं। और पर्वत में जाके केवल धूम को देखा, उस धूम को देखने पर उसको कहते हैं द्वितीय ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद उसको याद आई कि ये जो धूम है वो तो वहनी का व्याप्य है, उसको याद आई कि वो जो धूम है वो तो वहनी का व्याप्य है। तो वहनी व्याप्य का याद आना और धूम का देखना, ये दोनों मिलके अनुमान बनता है। मैंने क्या बताया? वहनी व्याप्य का स्मरण आना और धूम का प्रत्यक्ष होना, ये दोनों मिलके वहनी व्याप्य प्लस धूम। वहनी व्याप्य क्या है? स्मरण, प्लस धूम क्या है? प्रत्यक्ष। तो यहां पर स्मरण और प्रत्यक्ष हुआ, स्मरण प्लस प्रत्यक्ष, ऐसा होने पर अनुमान होता है। तो हम अनुमान की और भी पहचान स्थिर कर सकते हैं। अनुमान क्या होता है? जिसमें स्मरण प्लस प्रत्यक्ष हो। हम प्रत्यक्ष अनुमान आगम को फिर से निर्धारित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है? केवल प्रत्यक्ष होता है। अनुमान में क्या होता है? स्मरण प्लस प्रत्यक्ष होता है। उपमान में क्या होता है? स्मरण प्लस प्रत्यक्ष होता है। और आगम में क्या होता है? न स्मरण होता है न प्रत्यक्ष होता है, कुछ नहीं होता है। मेरी बात सही है? आपको कैसा लग रहा है? प्रत्यक्ष में केवल प्रत्यक्ष होता है, अनुमान में स्मरण प्लस प्रत्यक्ष होता है, उपमान में स्मरण प्लस प्रत्यक्ष होता है, और आगम में न स्मरण होता है न प्रत्यक्ष होता है। आगम में न स्मरण होता है न प्रत्यक्ष होता है। आपकी बात ठीक लग रही है? तो यह स्थिति हुई। तो इस स्थिति में जो अनुमान है वो स्मरण से भिन्न हो गया और प्रत्यक्ष से भी भिन्न हो गया। क्योंकि स्मरण किसको होता है? स्मरण तो तभी होता है जबकि जो पिछली बात हो, पुरानी बात हो, तभी स्मरण होगा। तो अनुमान केवल स्मरण नहीं है। अगर सबका सब पुरानी बातें कही जाती होती, पुरानी बातें कही गई होती, तब तो होता स्मरण। यहां पर केवल स्मरण तो है नहीं, इसलिए हम अनुमान को स्मरण की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और केवल प्रत्यक्ष तो है नहीं, उसके साथ स्मरण मिला हुआ है, इसलिए हम इसको केवल प्रत्यक्ष की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो न तो ये स्मरण की कैटेगरी में है और न प्रत्यक्ष की कैटेगरी में, बल्कि स्मरण प्लस प्रत्यक्ष की कैटेगरी में है। इसलिए इसका एक अतिरिक्त नाम हो गया अनुमान। तो अनुमान में यह बात तय हुई कि स्मरण होता है और प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा ज्ञान बताया, तो उसमें पहला ज्ञान है प्रत्यक्ष, दूसरा ज्ञान है प्रत्यक्ष, और तीसरा ज्ञान है स्मरण प्लस प्रत्यक्ष। पहला ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष। दूसरा ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष। तीसरा ज्ञान कौन सा है? स्मरण प्लस प्रत्यक्ष। पहला ज्ञान में काहे का प्रत्यक्ष?
महानस में धूम और अग्नि दोनों का प्रत्यक्ष है। पर्वत में काहे का प्रत्यक्ष? केवल धूम का प्रत्यक्ष। तो ये दो हो गए। तीसरे में वहनी व्याप्य स्मरण और धूम, वहनी व्याप्य स्मरण और धूम का प्रत्यक्ष को मिला दिया तो बन गया अनुमान। तो यही स्थिति है। उसमें कहा है कि तृतीयम ज्ञानम परामर्श तथा ही प्रथमम तावत महानसादौ भूयो भूय धूमम पश्यन वहनिम पश्यति। महानस इत्यादि में बार बार धूम और वहनी को एक साथ देखता है। तेन भूयो दर्शनेन धूमाग्न्यो स्वाभाविक संबंधम अवधारयति। धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंध पता लग जाता है। यत्र धूम तत्र अग्नि, यत्र धूम तत्र अग्नि। और ये हम पूरा पूरा प्रत्येक पंक्ति पंक्ति नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जिसमें हमको अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं कहना है तो उसको आप पढ़ चुके हैं, इसको हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए हम आगे जिसको हमको ज़्यादा कुछ व्याख्या करनी है उसको हम बताते हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तदनैन न्यायेन धूमाग्न्यो व्याप्तो गृह्यमाणायाम महानस ये धूम जाना प्रथम। तो हमने जो अभी कहा आपको कि महानस में जो धूम का ज्ञान है वो तो हाँ डॉक्टर प्रतिभा आर्य जी ने लिखा, बहुत अच्छा। स्मरण प्लस प्रत्यक्ष आपने अनुमान लिखा, बहुत अच्छा। और महेंद्र कुमार मोहित जी भी लिख रहे हैं कि प्रत्यक्ष हाँ आगे सीमोर लिखा हुआ है, उसमें आप वो लिख रहे होंगे स्मरण प्लस प्रत्यक्ष, मेरा ख्याल है ऐसा आप लिख रहे होंगे। आप ठीक लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मिश्रा कुमार मोहित जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नंबर 1 पर आपने प्रत्यक्ष लिखा, नंबर 2 में प्रत्यक्ष लिखा, आगे नंबर 3 मुझको दिख नहीं रहा है, परंतु उसका मतलब यही होगा कि स्मरण प्लस प्रत्यक्ष, बहुत अच्छा। तो यही इसमें लिखा भी है। ततः पूर्व गृहीताम धूमाग्न्यो व्याप्तिम स्मृत्वा, उसके पश्चात धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण करके यत्र धूम तत्र अग्निरिति तत्रैव पर्वते पुनः धूमम परामर्शति, स्मरण और प्रत्यक्ष को मिला के फिर से उसका परामर्श करता है। तो ये जो चीज है कि स्मरण और प्रत्यक्ष को मिला के बोलना, अस्त्यत्र पर्वते वहनिना व्याप्तो धूम, ये बोलना, अस्त्यत्र पर्वते वहनिना व्याप्तो धूम, ये जो बोलना है इसमें स्मरण भी हुआ और प्रत्यक्ष भी हुआ। तो स्मरण सहकृत प्रत्यक्ष का ये जो ज्ञान है वो ही अनुमान ज्ञान है। तर्क भाषा में लिखा है अस्त्यत्र पर्वते वहनिना व्याप्तो धूम, ये अनुमान का आकार है। और मुक्तावली में और तर्क भाषा में लिखा हुआ है कि वहनी व्याप्यो धूम, ये वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये अनुमान का आकार है। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों विद्वान है अपने आप में, परंतु लिखने का जो तरीका अपने आप में अलग अलग है। तर्क भाषाकार ने लिखा अस्त्यत्र पर्वते वहनिना व्याप्तो धूम, ये अनुमान का आकार है। और मुक्तावलीकार कहते हैं कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तर्क संग्रह में भी ऐसे लिखा हुआ है। तर्क संग्रह में लिखा हुआ है कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुमान का आकार है। तो इस प्रकार से ये वाला जो अनुमान है वह लिंग परामर्श, इस वाले को लिंग परामर्श बोलते हैं। और यही तृतीय ज्ञान है, ये ही अनुमान का आकार है। अनुमान का आकार दोनों प्रकार से हम सही कह सकते हैं। अस्त्यत्र पर्वते वन्या व्याप्त धूम, ये भी अनुमान का आकार है, और वहनि व्याप्य धूमवान पर्वत, ये भी अनुमान का आकार है। तो एतच्च अवश्यम अभिपेतव्यम, अन्यथा यत्र धूम तत्र अग्निरित्यो स्यात्। अगर पर्वत को नहीं लाएंगे तो यत्र धूम तत्र अग्नि, ये द्वितीय स्तर का ज्ञान हो जाएगा। यह तो कथम अग्नि न भवितव्यम तस्मादिहापि धूमोस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम, अयमेव लिंग परामर्श अनुमितिम प्रतिकरणत्वाच्च अनुमानम, अनुमिति के प्रतिकरण होने के कारण से इसको अनुमान कहते हैं। तस्मात् अस्त्यत्र पर्वते अग्नि इत्यनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते। तो ये अनुमान के पश्चात अनुमिति ज्ञान हो गया। अनुमिति ज्ञान क्या हो गया? अस्त्यत्र पर्वते अग्नि, ये अनुमिति ज्ञान हो गया। तो इसमें अंतर क्या हुआ? यहां पर अग्नि है ये ज्ञान हो गया, ये अनुमिति है। क्यों, कैसे ज्ञान हो गया? क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, वहनी के अंदर रहने वाला, वहनी से छोटे स्थान में रहने वाला धूम है, इस धूम वाला पर्वत है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उससे छोटे में रहने वाला है वो तो कभी उस वहनी को छोड़ नहीं सकता है ना। वहनी धूम को तो छोड़ सकता है, मगर धूम वहनी को नहीं छोड़ सकता। ये कहते हैं
कि जो वहनी रहती है वो कहाँ रहती है? वो महानस में, गोष्ठ में, अयोगोलक में वहनी रहती है। तो महानस में माने रसोई घर में वहनी रहती है। आजकल तो गैस का प्रचलन हो गया है, तब तो धूम का सवाल ही नहीं है। मगर कोई ज़माना था जब लकड़ी से सब काम होता था, तो वहाँ पर धूम और अग्नि साथ साथ दिखाई पड़ते थे। तो महानस में धूम और अग्नि को साथ साथ देखा, और गोष्ठ में मतलब जहाँ पर गायें होती हैं वहाँ पर भी धुआं करने के लिए कर देते हैं, तो वहाँ पर भी धूम और अग्नि को साथ साथ देखा। अयोगोलक में नहीं देखा। अयोगोलक माने लोहे का गोला। लोहे के गोले को लोहार ने गर्म कर दिया, और कितना गर्म किया, काफ़ी सेंटीग्रेड गर्म कर दिया, परंतु फिर भी उसमें से धुआं नहीं निकला। तो ये 3 उदाहरण है हमारे पास। एक तो महानस, नंबर 2 गोष्ठ, नंबर 3 अयोगोलक। तो महानस और गोष्ठ में तो धूम और अग्नि साथ साथ है, परंतु अयोगोलक में धूम नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि एक तो दूसरे के साथ रहता है, मगर दूसरा पहले के साथ नहीं रहता। धूम तो अग्नि के साथ रहता है, मगर अग्नि धूम के साथ नहीं रहता, सदा नहीं रहता। धूम तो अग्नि के साथ रहता है, मगर मतलब जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होता है, मगर जहाँ जहाँ अग्नि होता है वहाँ धूम का होना अवश्यम भावी नहीं है। अयोगोलक में नहीं भी होता है। तो इसलिए हम जो व्याप्य है, जो साधन है, उसके द्वारा ये अनुमान करेंगे कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहनी होती, इस प्रकार अनुमान करेंगे। जहाँ जहाँ वहनी होती है वहाँ धूम होता है, ऐसा अनुमान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से धूम को देख करके वहनी का अनुमान हो गया। तो यही इसमें कहा। तो जब धूम को देख के वहनी का अनुमान हुआ तो उसको बोलेंगे अनुमिति। अस्त्यत्र पर्वते अग्नि, इसको बोलेंगे अनुमिति। पहले वाले में कि वहनी व्याप्य धूम है, तो क्योंकि वहनी व्याप्य धूम है यह अनुमान हुआ। इस अनुमान से समझ में आया कि क्योंकि वहनी का व्याप्य धूम है, इसलिए धूम का व्यापक वहनी अवश्य है। वहनी का व्याप्य धूम है यह अनुमान, इसलिए धूम का व्यापक वहनी जरूर है यह अनुमिति। ठीक है ना? वहनी का व्याप्य धूम है यह अनुमान, धूम की व्यापक वहनी है यह अनुमिति। इससे धूम की व्यापक वहनी है, इस प्रकार से अनुमिति हो जाती है। तो आगे कहा कि ननु कथम प्रथमम महानसे धूम ज्ञानम तन्न अग्नि उत्पादयति। कहते हैं महानस में जो धूम का ज्ञान है वो अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि वहां पर व्याप्ति अभी लेंगे। महानस में तो बार बार देख करके तय कर रहे हैं कि यहां पर व्याप्ति है कि नहीं है। गृहीतायामेव व्याप्तौ अनुमित्योदयात् अथ व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानसे अग्निर्मिणीताम। और महानस में ही अग्नि का अनुमान कर लें, महानस में ही। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जहां पर प्रत्यक्ष से अग्नि दिखाई पड़ रही हो वहां अनुमान का अवकाश नहीं होता। मैंने पहले कहा था ना कि 2 चीजें हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अगर वो चीज प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ रही है तो उसमें अनुमान को लगाएंगे नहीं, चाहे अनुमान से सही निष्कर्ष निकल रहा हो चाहे अन्यथा निष्कर्ष निकल रहा हो, दोनों ही दशाओं में उसमें अनुमान को नहीं लगाएंगे। जैसे हमने आग ठंडी होती है, वैसे मैं कहा था आग ठंडी होती है, ये बात अनुमान से निकलती है, और प्रत्यक्ष से निकलती है आग गर्म होती है, तो वहां पर अनुमान को लगाते ही नहीं है। और महानस में ये भी अनुमान हो सकता है, परंतु जहां पर प्रत्यक्ष हो वहां पर अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर वो उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो महत्व है, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए महानस में अग्नि का अनुमान नहीं किया जाता। अग्नि दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात् संदिग्धिश्च अर्थोन्मीयते यथोक्तम भाष्यकृता नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे अथो पर्वतगत मात्र से पुंसे धूम ज्ञानम तत्कथम नाग्नि अनुमापयति। तो कहते हैं कि जिसका धूम ज्ञान है वो अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि साधक बाधक प्रमाणाभावेन संशय से न्याय प्राप्तत्वात्। साधक बाधक प्रमाण के न होने से संशय होगा, संशय न्याय प्राप्त होगा। तो इस पर कहा कि अगृहीत व्याप्तेरिव गृहीत विस्मृत व्याप्तेरपि पुंसो अनुमानानुदयेन
व्याप्ति स्मृतिरपि अनुमिति हेतुत्वात्। अनुमिति का जो हेतु है वो व्याप्ति स्मृति भी अनुमिति का कारण है, अनुमिति का हेतु है। और धूम को देख के वो व्याप्ति की स्मृति हो जाती है, तब वह ये निर्णय कर पाता है कि यो यो धूमवान ससो अग्निमान यथा मानस तेन धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतो भूतायाम धूम जन्म तृतीयम धूमवांश्चायम तदेव अग्निमनुपापयति नान्यत् तदेव अनुमानम सैव लिंग परामर्श तेन व्यवस्था में तद लिंग परामर्श अनुमानम। तो इससे सिद्ध हुआ कि लिंग परामर्श का अनुमान होता है। तो ये अब तक सिद्ध किया और आगे ये बताने जा रहे हैं कि अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और पार्थानुमान। तो जो स्वार्थानुमान है वो पहले अभी बता चुके। ये जो अभी पूरी प्रक्रिया बताई गई थी वो स्वार्थानुमान के लिए। स्वार्थानुमान माने अपने से उसका अनुमान करना, इसको बोलते हैं स्वार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान का वर्णन यहां पर हो चुका है। अब इसका एक नया नाम लेकर के दोनों को और परार्थानुमान को भी आगे बताया जाएगा। मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि जो पाश्चात्य दर्शन में भी जो लॉजिक आई है और जिसका वे लोग वर्णन करते हैं उसको भी हम यहाँ पर प्रसंगवश कहें। देखिए, जो पाश्चात्य दर्शन है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अरस्तु का और बेकन का जो दर्शन है ना, पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। और आजकल हमारे यहाँ हमारे मध्यमा शास्त्री की परीक्षाओं में भी और BA MA की परीक्षाओं में भी पाश्चात्य दर्शन का हिस्सा आ गया है और उसमें वो पाश्चात्य दर्शन की लॉजिक पढ़ाई जाती है। मगर अब यह है कि पाश्चात्य दर्शन की लॉजिक को हम लोग अलग पढ़ लेते हैं और तर्क भाषा को हम लोग अलग पढ़ लेते हैं, जबकि बात वही है। उसी बात को भारत में भी और अन्य दर्शनों में भी कहा गया, परंतु उसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। दोनों को मिलाकर, दोनों के सहयोग से, दोनों की तुलना करते हुए हम नहीं पढ़ पाते, हम अध्ययन नहीं करते हैं। और यह भी विचित्र बात है कि वहां का जो दर्शन है पूरी दुनिया में विकसित है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, मगर जो न्याय दर्शन है वो इससे भी बढ़िया लॉजिक होने के बावजूद भी उसका दुनिया में उतना प्रचार नहीं हो पाया। इसलिए हमको ये बताना जरूरी है कि तर्क भाषा में जो लॉजिक आई है वो अपने पाश्चात्य दर्शन में जो लॉजिक है उससे किस प्रकार मिलती है और किस प्रकार उससे श्रेष्ठ है, किस प्रकार उससे बढ़िया है। तो क्योंकि ऐसी तुलना हम अन्य जगह नहीं देखते, इसलिए हम आप लोगों के समक्ष हम ऐसी तुलना करना चाहते हैं जिससे कि आपको पाश्चात्य दर्शन की बात भी मालूम पड़े और तर्क भाषा की बात मालूम पड़े। देखिए, तुलना करने से दोनों बातें कुछ ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तुलना करने से दोनों बातें कुछ अधिक ही सहज हो जाती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो इसलिए हम बड़े ही सरल और रोचक शब्दों में तुलना करेंगे आपको कल कि पाश्चात्य दर्शन की जो बातें हैं वे और तर्क भाषा में जो बातें कही गई हैं वो किस प्रकार से आपस में तुलना होती है और किस प्रकार से अनुमान को दोनों ने प्रस्तुति दी है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही विस्तार से हमारी बातों को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम दोनों दर्शनों की तुलना के साथ। धन्यवाद।